क्वेश्चन नंबर 1, कुछ 30 क्वेश्चंस करने का मूड है, अगर आप लोगों को मज़ा आएगा और डिस्कशन ठीक होगा तो हम लोग 30 के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इज सच एज अटेंशन यानी मेमोरी, अटेंशन अवधान, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। लग नहीं रहा जैसे दिमाग से संबंधित बातें हो रही हो। अटेंशन कहाँ से देते हैं? दिमाग से ही अटेंशन पे कर पा रहे हैं आप। अगर ध्यान लगा पा रहे हैं, कहाँ से लगा पा रहे हैं? दिमाग से लगा पा रहे हैं हम, कॉग्निशन से लगा पा रहे हैं, अपने संज्ञान से लगा पा रहे हैं। मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेमोरी भी हमारे दिमाग में ही है, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो वो भी एक कॉग्निटिव स्किल है, मेंटल स्किल है अगर हम बात करते हैं। इमेजिनेशन अगेन हम दिमाग से करेंगे। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कुछ नया हम कहाँ से करेंगे? दिमाग से करेंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉग्निटिव डोमेन से सिंपली संबंधित है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, जो मैंने पता नहीं कितनी बार हर एक मैराथन में आपको मिल जाएगा। जो बैचेस में लोग हैं, जिन्होंने फ्री कोर्सेज भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देखे हैं, सबको ये बात पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट, मानसिक क्षमताओं का विकास। अब मानसिक क्षमताओं में आपका थिंकिंग यानी सोचना, समझना, तर्क करना यानी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, अटेंशन, है ना। तो मेंटल स्किल्स। अगर बात करते हैं सोशल डोमेन की, तो यहाँ समाज की बात नहीं हो रही। समाज से नहीं सोच रहे हैं आप, दिमाग से सोच रहे हैं। समाज दिमाग में ही है आपके, मतलब बाहर भी है, बट जो सोचने वाला एस्पेक्ट है वो दिमाग के अंदर है, ठीक। डेवलपमेंट के 4 प्रकार हैं, हमें पता है ये चीज। PCSE यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? देखो कब आता है, जल्दी ही आना चाहिए, क्योंकि जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट। यानी सना एक बच्ची है जिसने अपनी कमीज का बटन बंद करने से पहले या कलम पकड़ना सीखने से पहले क्या सीखा? ग्लास को पकड़ना और बॉटल को पकड़ना। यानी वो पेन पकड़ना सीखने से पहले बॉटल पकड़ना सीख गई। दैट मीन्स ग्रॉस और फाइन का हमें कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। जो भी आपका कोई भी टेट एग्जाम है, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, ये सेशन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हर एक एग्जाम के लिए आप पूछें कि उसके लिए है कि नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते ही हैं। किसी एग्जाम में कम मार्क्स में, किसी में ज्यादा में आते हैं, ठीक है बात। देखो एक बार, रोज क्लास होगी अब 9:30 से। क्लासेस कम ही ले रही थी मैं, ऐप पे भी कम ही चल रही थी। इवन सीटेट के बैच में कल से होगी क्लास शुरू आपकी, जो नए बैचेस हैं सीटेट के। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करियर विल ऐप पे देखिए। सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास। जो सना एक बच्ची है, उसने ग्लास को पकड़ना सीखा पहले, बॉटल को पकड़ना सीखा। किस चीज से पहले? इससे पहले कि वो अपनी शर्ट के बटन लगाना सीख पाती या फिर पेन पकड़ना सीख पाती। अब ग्रॉस और फाइन का तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, है ना। यूनिडायमेंशनल होता है। यूनिडायमेंशन का मतलब हो गया एक आयामी। अगर एक ही आयाम है तो फिर इनकी तो बात ही नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, यानी सर से पैर तक जाएगी। जो डायमेंशन है हमारी वो सर से पैर तक जाएगी। इसमें 40% आंसर ही सिर्फ सही आ रहे हैं। सर से पैर तक जाने में तो बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर जो आपका टॉर्सो और बाकी बॉडी पार्ट, ठीक। तो इसमें ये बात तो चलेगी नहीं, ठीक। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये क्या है? अधोगामी है विकास, ये बात सही है। प्रॉक्सिमो डिस्टल कैसे है समझते हैं इसको। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या कहता है? सेंटर टू पेरिफेरी। सेफेलोकॉर्डल कहेगा सर से पैर और प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेगा सेंटर टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर कब होगा भाई? अगर हम ग्लास पकड़ना सीख रहे हैं, यानी केंद्र से धीरे धीरे बाहर की ओर के बच्चे का पूरा पहले अपनी आर्म्स पे कंट्रोल आएगा, फिर हाथों पे, फिर उंगलियों पे। तो हाथों पे कंट्रोल, दैट मीन्स बॉटल पकड़ ली, है ना। फिर फाइन पे यानी पेरिफेरी की तरफ, सीमाओं की तरफ, एक्सट्रीमिटीज की तरफ कंट्रोल आएगा, दैट मीन्स वो अब पेन पकड़ पाएगा। तो पेन मतलब सेंटर से बाहर की ओर, जितना बिल्कुल बाहर क्या हो सकता है? उंगलियां, एक्सट्रीमिटीज यही है, ठीक। इसको आप ग्रॉस टू फाइन की तरह देखने की बजाय यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की तरह देख सकते हैं। हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाते हैं कई बार, और चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक। रैंडम नहीं होता कभी भी। जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंशियल पैटर्न में होता है, ऑर्डरली पैटर्न में होता है। तो डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ। जिन लोगों को अब से तैयारी शुरू करनी है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इवन सीटेट की भी आप ये मान के चलिए नई तैयारी शुरू हो रही है आपकी, अभी
कुछ देर में आपके सामने पोल होगा और आंसर करना पोल में। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, यानी विकास किसका परिणाम है, विकास किसका परिणाम है, सिर्फ हेरिडिटी का, सिर्फ एनवायरमेंट का, स्कूल जाने का, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा आपके घर में ये बात जानता होगा अगर आपने कभी क्लासेस ली हैं पेडागोजी की, कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम है, गुणनफल है क्या, विकास। ठीक, अब बाकी चीजें सब इसी में आ जाएंगी। स्कूलिंग किसका, किसके अंदर आ जाएगा, स्कूलिंग आ जाएगा। स्कूलिंग एंड एजुकेशन किसका हिस्सा है, एनवायरमेंट का, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं ओनली एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट तो हो ही गया। ओनली हेरिडिटी ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो सिर्फ आनुवांशिकता या तो सिर्फ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों। तो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट। आसान है क्वेश्चन, कितने परसेंट ने सही दिया था आंसर देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कौन सा एक प्राइमरी एजेंट नहीं है सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट। अब इस तरह के क्वेश्चंस लोगों को कंफ्यूज करते हैं, है ना, और ये कंफ्यूज करने के लिए दिए भी जाते हैं। फैमिली नहीं है प्राइमरी का एजेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि फैमिली प्राइमरी में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। ठीक, तो फैमिली तो हमेशा होगा, इसलिए तो हट गया। नेबरहुड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। पीयर्स नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी। लेकिन गवर्नमेंट तो निश्चित रूप से नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी प्राइमरी का पार्ट हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट किसका पार्ट है, सेकेंडरी का पार्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट किसका पार्ट है, सेकेंडरी का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। प्राइमरी नहीं हो सकती गवर्नमेंट। घर में जब आप पहली बार अपना सेल्फ क्रिएट करना सीख रहे हैं, सोशलाइजेशन सीख रहे हैं, तो गवर्नमेंट से थोड़ी ना डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, फैमिली, नेबरहुड, पीयर्स, ये आपके आसपास के दायरे में हैं फिर भी, तो बाकी ऑप्शंस को देखते हुए हमेशा आंसर लगाना होता है। कई बार ऐसे भी ऑप्शन आते हैं जहां पे नेबरहुड भी इंक्लूड नहीं होता प्राइमरी में, लेकिन हमें पता है कि बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी प्राइमरी में नहीं होगी। और ये मैं हमेशा तरीका यही डिस्कस किया है डे 1 से कि प्राइमरी और सेकेंडरी का सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि ऑप्शंस किस तरह के हैं, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 87% लोग सही दे रहे हैं उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज टू हाइंस डिलेमा, हाइंस डिलेमा के प्रति जो प्रति उत्तर दिए या रिस्पॉन्स दिए बच्चों ने, लॉरेंस कोहलबर्ग हैज प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस तरह के विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइंस डिलेमा के बेसिस पे। हाइंस डिलेमा क्या है, एक स्टोरी है ना। हाइंस एक व्यक्ति था जिसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही डेडली डिजीज से गुजर रही थी और सफर कर रही थी और वो बच सकती थी। फिर इससे निकाल करके उन्होंने क्या दिया, 79% आंसर सही है, यानी मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास की बात की। और इस नैतिक विकास में भी 3 लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थी। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस थी। ये थियरी अगर आप ना पढ़ी हो, यहीं लेट्स लर्न पे आप सर्च करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। हो रही है तो बताओ, नहीं है ना कोई भी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट पे, बात नहीं की कोहलबर्ग ने, ना साइकोलॉजिकल ना पर्सनल, सिंपल बात है, कोहलबर्ग मतलब मॉरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, इस सीरीज में आपके हर तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो इसको प्रॉपर फॉलो करना है सीरीज को। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को, ये पेडागोजी अभ्यास को फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत हद तक और नए ढंग के क्वेश्चंस जो आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 9-year-old लीला क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। बटन होते हैं ना, मान लीजिए शर्ट में बटन लगे हुए हैं और भी आप बटन यूज कर रहे हैं घर में, कहीं अलग अलग जगह पे, कोट में लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं। ठीक, तो 9-year-old लीला, पहली बात तो एज पे फोकस करना है। कितने, 9 साल की बच्ची है लीला, जो क्या करती है, क्लासिफाई करती है, वर्गीकृत करती है कलेक्शन ऑफ बटन्स को। घर में जो मान लीजिए बॉक्सेस होते हैं ना, जो मम्मियों के या जो लोग भी यूज करते हैं, जिनको भी क्या कहते हैं हम, सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, तो वो बॉक्स में देख रही हैं, वो बटन है अलग अलग कलर के, मान लीजिए अलग अलग साइज के। तो साइज के अनुसार लीला ने बटन्स को क्या किया, क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया। इतनी जल्दी मत एंड करो, वर्गीकृत किया। और she then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them। किस बेसिस पे, देखो क्लासिफाई करने का कई तरीके हो सकते हैं। क्लासिफाई करने के कलर के बेसिस पे हो सकता है, साइज के बेसिस पे हो सकता है। यहाँ उन्होंने होल्स के बेसिस पे, किसी में 3 होल हैं, किसी में 2 होल हैं, तो 3 होल वालों को एक साथ रखा, 2 होल वालों को एक साथ रखा, 4 होल वालों को एक साथ रखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लीला इज इन डैश स्टेज।
क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत देर लगती ही नहीं। जैसे ही आप 9 साल देखते आप समझ जाते कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आएगा। तो 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, बट हमें पढ़ के समझना भी तो है ना, रटना थोड़ी है। ठीक, तो 9 वर्ष देखते हैं आपको समझ में आ जाता है। 7 से 11 तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में आता है। और मैंने आपको ये भी डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में CCS है ना, हमें पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 क्वालिटीज आती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे की 4 स्टेजेस में से तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक सबसे पहले आता है। 3 चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। CCS मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये क्या है, कंजर्वेशन। संरक्षण का गुण आएगा बच्चे में, वो ये समझ जाएगा शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है। संरक्षण का गुण। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के या तो रंग या फिर साइज के आधार पे अलग अलग भागों में या अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर पाए। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैटेगरी में विभाजित करना। फिर आएगा सीरिएशन कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाए प्रॉपर। तो ये 3 गुण आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु है। राइट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें एक बार, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा एक बार 7th क्वेश्चन देखिएगा। 7th क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं 1-2। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, पहली बार क्लास ले रही हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ लो सुमन। रेगुलर चलाएंगे क्लास, अब 9:30 डेली मिलेंगे, डोंट वरी, है ना। कम क्वेश्चन करें ज़्यादा करें, बट मिलेंगे डेली। और तो बहुत सारे गुण हैं अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं लॉजिक पहली बार आएगा, या फिर हम बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी बच्चे में, ईगो सेंट्रिज्म चला जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यानी जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो डैश, इसको डैश कहते हैं। तो 53% आंसर्स हमारे ए हैं, और बाकी के जो है आंसर्स हम अगर बात कर रहे हैं तो डिफरेंट होंगे। मैं देख लेती हूँ बी कितने लोग दे रहे हैं। बी कुछ 37%, मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन है ए और बी को लेकर के। देखिए अगर हम समझते हैं इसको, डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास, यानी वो अपने अनुभव जब ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने स्कीमा में फिट करने के लिए। देखो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को फिट करेगा, ऐड करेगा अपने स्कीमा में, स्कीमा क्या है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, आपकी प्रीवियस नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ब्रेन में आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है अलग अलग पॉकेट्स में, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं, है ना। आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपका वर्तमान ज्ञान है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। राइट, अब कोई भी चीज आप दुनिया में, मान लीजिए पेन भी देखेंगे तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन सेव करेंगे ना आप अपने दिमाग में, जरूरी थोड़ी एज इट इज, बिल्कुल इसको एज इट इज ही ऐड कर लेंगे। तो आपका जो अनुभव हुआ उसको जो आपने ऐड किया, इस ट्रांसफॉर्म से, इसको मैनिपुलेशन नहीं समझना है ट्रांसफॉर्म करने को, हिंदी में भी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म वर्ड देख के मेरे दिमाग में भी एक बार को आया था कि यार ये तो एकोमोडेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ मैनिपुलेशन जैसा या एडजस्टमेंट जैसी बात तो नहीं हो रही है, बट सच ये है कि जब भी हम कुछ भी देखते हैं दुनिया में तो हम अपने तरीके से तो ऐड करते हैं ना, यहाँ पे चेंज करने की बात नहीं हुई। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अनुभवों को सीधा समाहित किया, सिंपल लिखा हुआ है हिंदी में बिल्कुल प्योर तरीके से। अगर ट्रांसफॉर्म में कंफ्यूजन हो रही है तब भी आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जब तक मैनिपुलेशन वर्ड यूज ना करे, एडजस्ट यूज ना करे, चेंज करना यूज ना करे, तब तक हम एकोमोडेशन की तरफ नहीं जाते, आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये दोनों इतने क्लोज टर्म्स हैं, अगर देखा जाए तो एसिमिलेशन में एकोमोडेशन भी है, एकोमोडेशन में एसिमिलेशन भी है, अगर इसको वैसे समझेंगे डीप में तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसलिए हम फंडे अपनाते हैं जिससे कंफ्यूजन कम हो और नंबर मिल सके। लेव वाइगोस्कीज थियरी of cognitive development is called a dash theory as he argues that children's learning takes place in a context, यानी जो लेव वाइगोस्की की थियरी है उसको किस थियरी के नाम से जाना जाता है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हमने वाइगोस्की की थियरी को डिस्कस किया है तभी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इस थियरी का नाम क्या है, क्योंकि ये थियरी किसकी है, संज्ञानात्मक विकास की, कि बच्चे का संज्ञान, उसकी थिंकिंग, उसकी रीजनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इमेजिनेशन, उसकी मेमोरी, उसका परसेप्शन, उसकी अटेंशन कैसे डेवलप होती है ना। थियरी किसके बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिसकी बात प्याजे भी कर रहे हैं। लेकिन थियरी का नाम क्या है, साइकोडायनामिक किसकी थियरी है, सिगमंड
फ्रॉइड की थियरी, बिल्कुल 85% लोग आंसर सही दे रहे हैं, फ्रॉइड की थियरी है। साइकोसेक्सुअल भी फ्रॉइड की थियरी है, ठीक है। बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत सारे लोग हैं, व्यवहारवादी, स्किनर, बेंड्यूरा तो बाद में कॉग्निटिविस्ट बन गए, तो स्किनर हुए, आपके पैवलव हैं, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं हल हैं, थॉर्नडाइक हैं, और भी 1700 लोग हैं, मतलब 1700 से ज़्यादा ही होंगे आज की डेट में, तो जो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वाटसन है को फॉलो करते हैं या मानते हैं, ठीक। इनकी थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। मैंने आपको बताया है कि 3 चीज़ें महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगॉस्की, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी बच्चा संस्कृति से, समाज से इंटरेक्ट करके भाषा के माध्यम से, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक टूल है, एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपनी समझ का विकास करते हैं, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइक शेयर करते रहना, खुशी खुशी डेली एनर्जी बना के रखेंगे अब से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल, यानी टीचर क्या करता है जब एडजस्ट करे अपने सपोर्ट को बच्चे के करंट लेवल को फिट करने के लिए, यानी टीचर को हो सकता है बहुत कुछ आता हो सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन वो अपनी सपोर्ट, कितना सपोर्ट करना है, किस स्टेप पे हेल्प करनी है, पूरा नहीं सॉल्व करके दे देना है, तो वो अपनी सपोर्ट को एडजस्ट करेगा बच्चे के करंट लेवल के अनुसार। एक बच्चा होगा जो 3rd स्टेप पे अटक रहा होगा, एक बच्चा होगा जो लास्ट स्टेप पे अटक रहा होगा, तो बच्चे के लेवल के अनुसार वो अपनी हेल्प को एडजस्ट करेगा, ठीक। एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र की संभावना है, अगर आपको वहां हेल्प मिल गई, जैसे ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोल्डिंग कहा जाता है हेल्प की प्रोसेस को। वाइगॉस्की की थियरी में हमने अच्छे से डिस्कस किया। जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने थियरीज नहीं देखी हैं, पहले प्लेलिस्ट में जाके थियरीज देखें, और नहीं भी देखनी है ना थियरीज, सिर्फ 4 घंटे की एक मैराथन है, वो देख लीजिए, है ना, टाइप कर दीजिएगा, 4 घंटे की एक मैराथन है CDP की, वो देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने लग जाएंगे। मैं बहुत सारे जो रेफरेंसेस दे रही हूँ थियरी के, वो भी समझ में आने लग जाएंगे। चलिए आते हैं फटाफट से, समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल है, यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग में बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटर सब्जेक्टिविटी। भाई सिंपल बात है, स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड, मचान है ना, पाड़ कहते हैं जिसको हम। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी हेल्प है, ठीक। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन द चाइल्ड, जी नहीं, ठीक है, द्वंद्व नहीं है, ये हेल्प है। आगे बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या है, अगर हम बात करते हैं, वो देखते हैं ना आप, जब घर बनते हैं तो लोग पाड़ बांधते हैं, या उसको बहुत अलग अलग जगह पे शटरिंग बोल देते हैं लोग, उसको एग्जैक्टली स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो आपका काम करने वाला व्यक्ति है, जो पेंट करेगा आपके घर पे, वो स्कैफोल्डिंग की मदद लेगा, उस पाड़ की मदद लेगा, उस पर चढ़ के ही वो पेंट कर पाएगा या घर बना पाएगा। तो वो स्कैफोल्डिंग क्या, टेम्परेरी हेल्प है, हमेशा तो नहीं लगा रहता, जब घर बन गया तो हट गया, दैट मीन्स टेम्परेरी हेल्प है, तब तक ही उसको यूज करते हैं जब तक जरूरत है, ठीक, जहां जरूरत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्ष में, टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। प्रगतिशील समझते हैं ना, जॉन डुई का नाम याद आ रहा होगा। क्लास की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी व्यक्तिपरक या हम कहें बाल केंद्रित कक्षा कक्ष। प्रोग्रेसिव क्लासरूम 3 चीजों को मेनली मानता है। अगर हम बात करें, पहले आप आंसर कर लो, फिर मैं बताऊंगी वो 3 चीजें कौन सी हैं। टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, नहीं, बच्चे को सेंटर में रखना है, टेक्स्ट बुक को नहीं। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फोकस नहीं होता। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, भाई डुई तो, जॉन डुई तो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो जहां बच्चा एक्टिव है, वैसे भी कोई भी अगर ऑप्शन में आप फंसते हैं तो फोकस कीजिएगा, जिस ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है वो सही उत्तर होगा आपका, ठीक है बात। डी ऑप्शन है, टीचर्स यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस लर्निंग, ऐसा नहीं होता प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। अगर मैं प्रगतिशील शिक्षा की बात करूं तो जॉन डुई कहते हैं, या इन जनरल प्रोग्रेसिव क्लासरूम जिन चीजों का ध्यान रखती है वो है कि बच्चा बाय नेचर क्यूरियस होता है, जन्म से ही जिज्ञासु होता है, यानी हर बच्चे में जिज्ञासा है। अगर जिज्ञासा को मार रहे हैं तो हम लोग मार रहे हैं, ठीक, जिज्ञासु है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन पूछेगा, आप कहेंगे अरे चुप हो जाओ, ठीक। वो बाय नेचर क्रिएटिविटी की क्षमता है उसके अंदर, क्रिएटिव है, यानी रचनात्मक होगा, कुछ नया करने की क्षमता उसके अंदर होती है ना। और 3rd चीज है आपकी इनेट एबिलिटी टू लर्न, इनेट एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की आंतरिक क्षमता होती है हर किसी में, ये कह सकते हैं एबिलिटी टू लर्न। जैसे मुझे एक शब्द से बड़ी दिक्कत होती है, जब भी कोई कहता है ना कि मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा, ट्राई किया आपने, भाई सीखने की क्षमता हमारे अंदर इनेट है, तो सीख लेंगे, अभी नहीं पता तो सीख लेंगे, नहीं होगा क्या होता है ना। तो
तो इनेट एबिलिटी टू लर्न, आंतरिक क्षमता है भाई सीखने की, आंतरिक क्षमता सीखने की, राइट, ठीक। तो इस बात को हमें मान के चलना है कि ऑल चिल्ड्रन हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न, दे आर क्यूरियस बाय नेचर, जिज्ञासु होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं हर एक बच्चा सीख सकता है, बजाय कि उसको सही एनवायरनमेंट या सही सपोर्ट या हम कहें क्यूरियोसिटी उसकी बिल्ड की जाए। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सी ऑप्शन यहां सही था, जहां पे बच्चा एक्टिव था। प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहां खोले गए सबसे पहले? तो शिकागो में, अमेरिका के अंदर खोले गए 20th सेंचुरी में, 1900s के अंदर। लैब स्कूल्स या एलिमेंट्री स्कूल्स के नाम से इनको जाना गया, जॉन डुई और उनकी वाइफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। इंटेलिजेंस रेफर्स टू दी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट टू दी मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, यानी कौन से प्रकार की बुद्धि है जिसके अंदर क्षमता आती है कि आप दूसरों के मूड को, दूसरों के टेम्परामेंट को, उनकी इंटेंशन को समझ पाएं कि सामने वाले का मूड कैसा है, उस तरह की बात करें। ऐसा नहीं है कि हम अलग मूड में, सामने वाला अलग मूड में, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। टेम्परामेंट कैसा है, कुछ लोग होते हैं ना ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ थोड़ा सा जल्दी नहीं फैलते। इंटेंशन क्या है, मतलब कोई बात अगर कही गई है तो किस इंटेंशन से कही गई है, ठीक। तो ये इंटेलिजेंस कौन सा प्रकार है बुद्धि का? गार्डनर को याद कीजिए, जो 8 प्रकार की बात करते हैं बुद्धि की, है ना। इंटरपर्सनल है, इंट्रा है, या स्पेशल है, या लॉजिकल है। लॉजिकल से तो हट ही जाएंगे, ये लोगों से संबंधित है, तो या तो इंटर होगी या इंट्रा होगी। इंट्रा मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, जो खुद के मूड, खुद की इंटेंशन, खुद के टेम्परामेंट को समझे, वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस रखेगा। लेकिन 2 या 2 से अधिक लोगों की जब बात आती है तो इंटर की बात आती है, जैसे इंटर स्टेट की बात करते हैं ना हम, या इंटरनेशनल की बात करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। तो मतलब दूसरों की, अदर्स को समझने की जो इंटेलिजेंस है उसको इंट्रा पर्सनल, अंतर व्यक्तिक कहते हैं, जो आपके काउंसलर में हो सकती है ना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इवन टीचर्स में हो सकती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट, यानी जो नई शिक्षा नीति है हमारी 2020 की, वो क्या प्रपोज करती है? पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेजेस, यानी जो प्राइमरी ग्रेड के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में या घर की भाषा में या लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाना चाहिए। हाँ, जितनी भी पॉलिसीज आई हैं आज तक, चाहे वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो त्रिभाषा सूत्र हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1964 के अराउंड, कोठारी कमीशन इवन वाज सेइंग द सेम थिंग। अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि होम लैंग्वेज या मदर टंग में। होम लैंग्वेज का मतलब क्या है? जिसके घर में जो भाषा बोली जा रही है ना। आप जबरदस्ती बच्चे को बाधित करेंगे अगर, तो क्या होगा? इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देगा। बी ऑप्शन है देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सिर्फ एक भाषा होनी चाहिए, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। अब एक भाषा कैसे होगी? जब बच्चों के घरों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो वो एक भाषा से आप कैसे बांध सकते हैं उनको? स्पेशली प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है, हायर एजुकेशन आप किसी एक लैंग्वेज में रख सकते हैं। फिर है सी ऑप्शन, टीचर शुड बी डिस्करेज्ड टू यूज अ बाइलिंगुअल अप्रोच, यानी शिक्षकों को हम क्या करें? डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें कि वो बाइलिंगुअल अप्रोच यूज करें। मतलब उनको बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं का यूज करना है, ये भी प्रॉब्लम है। आपको तो उस भाषा का यूज करना है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। आगे बढ़ेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैवीली डिस्करेज्ड, यानी बहुभाषिता को आप डिस्करेज करें, यानी बढ़ावा ना दें, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मल्टीलिंगुअलिज्म को हमेशा बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं तो वो कई भाषाएं बोलेंगे, तो बहुभाषावाद को महत्व देना है कि बच्चे एक दूसरे की भाषा सीख सकें। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स, एक संसाधन है, ठीक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेज, यानी घर की भाषा में, मातृभाषा में, जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ना। मातृभाषा क्या होगी? जो आपके घर पे बोली जाती है उसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा बच्चा। तो प्राइमरी लेवल पे पूरे देश में यही है कि आप मदर टंग का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। A school gives preference to boys while selecting students for badminton competition and to girls for music competitions. This indicates, यानी एक स्कूल है जो प्रेफरेंस देता है किसको? बॉयज को किस चीज में? बैडमिंटन कंपटीशन के लिए, और गर्ल्स को प्रेफरेंस देता है कहाँ? म्यूजिक कंपटीशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल ये कहना चाहता है कि बैडमिंटन में लड़के अच्छे होंगे, या बैडमिंटन तो जो है लड़कों का खेल है तो उनको ही हम भेजें बैडमिंटन कंपटीशन के लिए, और लड़कियों का काम है म्यूजिक, या म्यूजिक में ज्यादा अच्छा करेंगी लड़कियां। क्या कहते हैं इसको हमारी भाषा में?
जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, जो कि भरी हुई है कूट कूट के बहुत सारे लोगों में, इवन बहुत सारे टीचर्स में मैं देख चुकी हूँ, है ना। वो इस तरह से यूज कर जाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कि उन्हें खुद को भी नहीं पता होता। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या कहेंगे इसको? जेंडर रूढ़िबद्धता, कि जो समाज में चला आ रहा है ना, कि जितने भी एडवेंचरस काम है वो तो सिर्फ लड़के ही करेंगे, ठीक, या घर में खाना सिर्फ लड़कियां ही बनाएंगी। ठीक, ये क्या हुआ? स्टीरियोटाइपिंग है, जो समाज में चला आ रहा है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे उसमें वो बराबरी या समानता आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। ठीक, तो ये जेंडर स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी, इक्वालिटी जैसा यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल स्टीरियोटाइपिंग, या फिर अगर ऑप्शन में होता बायसनेस, यानी पक्षपात, क्योंकि पक्षपात तो हो ही गया ना, आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स विच ऑफ दीज, यानी जो सीसीई है वो किन बातों का ध्यान रखता है? सीबीएसई ने लागू किया 2009 में सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए, यानी लगातार चलना चाहिए पूरे साल, फ्रिक्वेंटली, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी बच्चे के सभी पक्ष को, होलिस्टिक डेवलपमेंट को वो जांच पाए, यानी सर्वांगीण विकास का आकलन कर पाए, मूल्यांकन कर पाए। तो ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं डी। देखो ये क्वेश्चन आसान है, बस इसको मुश्किल बनाया गया है इन 4 ऑप्शन से। ये जो उन्होंने इस तरह से दे दिया ना, प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, बात तो सही है, जो इवैल्यूएशन के पैरामीटर या टूल्स बनाए गए हैं, जो रूब्रिक्स सेट हुए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, उन पे प्लान करना, ठीक बात है। मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, यानी शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाना, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल डिटेल्स में चीजें पता हो आपको अपने बच्चे के बारे में। पेरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी पेरियोडिक टेस्ट हो और रैंक करें आप, ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, ठीक, कि रैंक करें आप बच्चे को। इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात सही है, तो हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड में लिखा हुआ है टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, टेस्ट तक में भी चल जाता बट रैंक से नहीं चलेगा, कि आप बच्चों को इस श्रेणी में बांट देंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, उस पर ठप्पा लगा दे, लेबल नहीं करते हम कभी भी बच्चे को, ठीक है, हम कभी भी लेबल नहीं करते। अब देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया, सीसीई सब ने पढ़ा हुआ है, मैंने भी कितनी बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 45%, 45 तो अब हुआ है, 39% आंसर्स दे रहे थे जब तक आंसर नहीं बताया था, जस्ट बिकॉज इसमें इस तरह की प्रोबेबिलिटी दे दी, और आजकल इस तरह के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखिएगा एक बार, व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, वो सिद्धांत क्या है जिसके बेसिस पे आकलन किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, बताइए फटाफट से बताइए। प्राइमरी टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल्स, रोट मेमोराइजेशन कोई दुनिया की अच्छी पॉलिसी नहीं बढ़ावा देगी रटने को। रोट मेमोराइजेशन क्या है? बिना समझे ही रट लिया आपने, बस याद कर लिया, तो रटंत विद्या तो चलंत नहीं, राइट। आगे बढ़ेंगे, एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, यानी कि एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, यानी सिर्फ कंटेंट आप रट रहे हैं, ये भी सही नहीं है। फिर है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास के अनुकूलन करना, ये बात बिल्कुल सही है कि आप लर्निंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप लर्निंग को अनुकूलित बना रहे हैं सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे के विकास के अनुसार। डी ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू एंड ऑफ द ईयर। देखो यही खेल था आपका सीसीई में भी, और यही बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात हो रही है वहां पे, कि आप चहुमुखी विकास को असेस करो ना, यानी बच्चे के सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को थोड़े, सिर्फ दिमाग को थोड़े ही, उसके फिजिकल डेवलपमेंट को भी, उसके संज्ञान को भी, उसके सोशल को भी, उसके इमोशनल को भी, यानी विकास के सभी पक्षों को जांचना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है कि लर्निंग को ऐसा बनाया जाए ताकि वो सभी बच्चों के विकास के अनुसार हो, डेवलपमेंट के अनुसार हो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 16, which of the following is the latest legislation passed by the Indian Parliament for people with disability, यानी कौन सा एक कानून है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत में पास किया गया है, फटाफट से बताइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, या फिर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट, बताइए फटाफट से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। ठीक, आगे बढ़ेंगे,
देखो इसके सामने ना इन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया है सी के सामने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये तो। Which of the following statement accurately describes the spirit of inclusion in a primary classroom? यानी एक प्राथमिक कक्षा में जहां 1st to 5th के बच्चे हैं उसमें इंक्लूजन की स्पिरिट कैसे दर्शाई जाएगी। इंक्लूजन समझते हैं, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या है या समावेशी शिक्षा क्या है? जहां हर तरह के बच्चे को इंक्लूड किया जाए, चाहे कोई धीरे सीखता हो, कोई तेज सीखता हो, किसी को देखने में समस्या है, किसी को चलने में समस्या है, कोई गिफ्टेड बच्चा है, हर तरह के बच्चे को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो कौन सा एक ऑप्शन है जिससे आपको ये स्पिरिट नजर आ रही है जिस ऑप्शन में कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करेगा? ये ऑप्शन बताइए फटाफट से, फटाफट बताइए। टीचर प्रमोट्स द, आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, यानी 45% लोग कह रहे हैं कि डी ऑप्शन। टीचर प्रैक्टिसेस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। बात सही है कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। दैट मीन्स वो सेंसिटिव है बच्चे के कल्चरल बैकग्राउंड को लेकर के या जहां से भी वो आता है। दैट मीन्स वो डाइवर्सिटी को लेकर सेंसिटिव है, वो विभिन्नता में एकता की बात को लेकर के संवेदनशील है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं क्यों नहीं होंगे। पहला ऑप्शन है टीचर प्रमोट्स द यूज ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज ओनली। देखो स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म सुन के ना हमें बड़ा अच्छा सा महसूस होता है कि बहुत अच्छी बात हो रही होगी, है ना, बड़ी पढ़ी लिखी सी बात हो रही है, जबकि ये ठीक नहीं है। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? एक ही तरीका, सबको एक डंडे से हाँक रहे हैं हम, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म जो आप स्कूल में पहन के आ रहे हैं किस लिए होती है? कि सब एक जैसे दिखें, अमीर गरीब या किसी भी तरह का अंतर ना दिखे। लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है यूनिफॉर्म लैंग्वेज की, कि सभी एक भाषा यूज करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर तो आप किसी बच्चे का कंफर्ट जोन कोई और होगा तो आप छीन लेंगे। और प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, बड़े लेवल पे होती तो समझ भी लेते, तो ये तो होगा नहीं। टीचर होल्ड्स प्रेजुडिस टुवर्ड्स चिल्ड्रन फ्रॉम सर्टेन कास्ट ग्रुप्स। अब इससे ज्यादा खराब या दुखदाई और क्या हो सकता है कि टीचर के दिमाग में कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट या किसी एक धर्म को लेकर के प्रेजुडिस हो, यानी कि पूर्वाग्रह रखता हो कि इस तरह के लोग अच्छे नहीं होते, ये नहीं होता, तो फिर तो बच्चे के साथ वो गड़बड़ कर देगा। फिर है टीचर डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। ऐसा नहीं, अगर टीचर की एक्सपेक्टेशन का असर बच्चे की लर्निंग पे पड़ता है, इस लाइन को याद रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे से उसको प्रभावित करेगी उसकी लर्निंग को या नहीं? बिल्कुल प्रभावित करेगी। तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखिए, तो उससे लर्निंग बेहतर होगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ सही है कि टीचर का कल्चरली रिस्पॉन्सिबल होना, कि वो अलग अलग कल्चर से आए हुए बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, उनके प्रति एक्सेप्टेंस रखता हो। अब देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए एक बार फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंस अ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड समझते हैं आप, प्रतिभाशाली बच्चा, जिसकी जो मानसिक क्षमता है वो बाकी बच्चों से या जनरल एवरेज लोगों से ज्यादा होती है, चाहे वो सीखने की क्षमता हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी, आपकी अलग अलग रीजनिंग की क्षमता हो। बहुत सारी एबिलिटी जल्दी सीख लेते हैं क्विकली, जल्दी बोर हो जाएंगे अगर इनको मौका नहीं मिला, ठीक से ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया, एक्टिविटीज थोड़ी चैलेंजिंग नहीं दी गई, तो ठीक। तो लर्नर्स लर्न्स रैपिडली एंड रिटेन्स, ये बात सही है, जल्दी सीख लेता है, मेमोरी भी बहुत शार्प होती है इनकी। इज अलर्ट, कीनली ऑब्जर्वेंट एंड रिस्पॉन्स क्विकली, यानी अलर्ट होता है, मतलब ऑब्जर्वेंट होते हैं कि आप अपने आसपास जो हो रहा है ऐसा नहीं बस सोए पड़े हैं, हर चीज पे ध्यान है, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। फिर है परफॉर्म्स बेटर विद एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है कि आपने 6th क्लास में था बच्चा और आपने 8th में भेज दिया, या एक साल में 2 क्लासेस करा दी, ये आपने सुना होगा, है ना। तो ये गिफ्टेड बच्चों के साथ काम कर जाता है। वैसे ये कई बार हानिकारक भी होता है कि आप स्किप करा दे रहे हैं अगर क्लास, तो हो सकता है कि उसको कोप करने में दिक्कत हो। बट अगर मैं बात करूं किस चीज की, एक्सेलरेशन की, गिफ्टेड बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में, तो हाँ हो सकता है कि अगर उसका मेंटल लेवल इस लेवल पे है कि वो नेक्स्ट क्लास स्किप करा दी जाए तो किया जा सकता है, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इनके लिए काम कर सकता है। तो हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूरे 30 क्वेश्चंस कर लें आप कहें तो, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट। यानी वो बच्चे जिनको गंभीर रूप से देखने में समस्या है ना, दृष्टि बाधित बच्चे हैं, तो उनको इंक्लूड करने का या उनके साथ डील करने का कौन सा तरीका इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। नॉट लिखा हुआ है, जिन क्वेश्चंस में नॉट लिखा हुआ होता है उनको हम 2 बार और ध्यान से पढ़ते हैं, राइट। देखिए एक बार, मेरे भैया का 69,000 वाली भर्ती में हो गया है, अब मैं लगा हूँ। बहुत बढ़िया, स्मार्ट म्यूजिक, बहुत बढ़िया, लगे रहिए, अच्छा होगा। वैकेंसी आएंगी यूपीटेट का, आप देख ही रहे हैं, आंसर की मैं शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे। सी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं 33% लोग। फेल्ट बुक्स एंड फेल्ट बोर्ड्स, ये तो सही है ना, ये इसमें क्या दिक्कत है? फेल्ट का मतलब समझ रहे हो ना,
जो हम टैक्टाइल बोलते हैं, जिसको टच और फील किया जा सके, तो वो तो सही है ऐसे बच्चे के लिए। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, हाँ इनको भी टच फील किया जा सकता है। स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल आप स्पष्ट बोलेंगे तो बच्चा सुन ध्यान से पाएगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इस पे हमारा ध्यान ही नहीं गया। एक बात बताओ, पीपीटी चला दोगे अगर ऐसे बच्चे के लिए जिसको देखने में समस्या है, उसके क्या कुछ पल्ले नहीं पड़ने का, है ना, घंटा नहीं बल्ले पड़ने का अगर मैं कहूं तो, क्यों, कहां से समझ में आएगा भाई? अगर ये पीपीटी है तो बच्चे को थोड़ी दिख रहा है जिसको देखने में दिक्कत है। एक बार को जो फेल्ट बुक्स और फेल्ट बोर्ड्स हैं, यानी टैक्टाइल मटेरियल है जिसको टच और फील किया जा सकता है, उसको समझ जाएगा। जो 3D मॉडल्स हैं उनको भी समझ जाएगा, उनमें भी 3 एस्पेक्ट हैं। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप क्लियरली बोल रहे हैं तो सुन लेगा, लेकिन कितनी सुंदर पीपीटी बना लो जिसे दिखता नहीं है, देखने में बहुत समस्या है, उसको थोड़ी दिखेगी वो, तो उसके काम की नहीं है वो। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। आप लोग फंस गए इस क्वेश्चन में जरा सी लैंग्वेज चेंज होते ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। असर्शन, एक ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं। एक असर्शन दिया है और एक दिया है रीजन, यानी अभिकथन और तर्क की बात हुई है। फटाफट से देखिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा फटाफट। हाँ, अगर हम बात करते हैं असर्शन की, तो टीचर्स शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। यानी टीचर्स को चाहिए कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें कि हर तरह का बच्चा सीख पाए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या दिया है इस चीज के पीछे? रीजन दिया है ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, मतलब रीजन क्या है कि हर एक बच्चा सीख पाए, इस तरह का एनवायरनमेंट क्यों देना चाहिए? क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर सीखने का पोटेंशियल है। सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। जब पोटेंशियल है तो सबको मौका मिलना चाहिए, मतलब सही रीजन है। तो जो स्टेटमेंट दिया था उसका रीजन सही है, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये कह सकते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। हो रही है तो बताओ। चलें फटाफट से आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। A student with external locus of control would attribute his or her failure in the examination to, यानी एक बच्चा जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या था? एक्सटर्नल था, है ना। जब कोई मोटिवेशन में लोकस ऑफ कंट्रोल की बात नहीं करता था, तब से हम लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, है ना। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या? सेंटर ऑफ मोटिवेशन, बाहर है या अंदर है। अगर मेरी मोटिवेशन का सोर्स बाहर है तो फिर जिस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जिस दिन मेरी तबीयत भी खराब है और मेरे को सिर्फ किस लिए काम करना है कि पैसे के लिए काम करना है, या मान लीजिए कोई और चीज है, तो भी आया जाएगा, डेली लाइफ होगा, चाहे कुछ हो जाए, है ना। अगर इंटरनल है तो एग्जाम को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए काम किया जा सकता है। तो एक्सटर्नल लोकस कहाँ होगा कि नंबर के लिए पढ़ रहे हैं आप सिर्फ, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है उसके लिए कर रहे हैं। तो जिसका फोकस बाहरी कारकों पे है ना, बाहरी कारकों पे है, दैट मीन्स दुनिया में क्या चल रहा है। अगर ऐसा इंसान फेल होता है तो वो किसको दोषी ठहराएगा? खुद को थोड़ी ठहराएगा, क्योंकि उसका तो बाहर ही था पूरा जो फोकस था। तो ये जो फेलियर है वो किसको दोषी ठहराएगा? लैक ऑफ एबिलिटी को, कि मेरे में क्षमता कम थी। ऐसा कौन मानेगा? जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, जिसका ध्यान खुद पे रहता है, वही तो मानेगा ऐसा। बट लोकस ऑफ कंट्रोल तो यहाँ एक्सटर्नल है, तो नहीं हो सकता। लैक ऑफ प्रिपरेशन, ये तो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल वाला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला कहेगा ये बात। तो फॉल्टी यानी एटीट्यूड में कमी हो सकती है, हो सकता है आपने ठीक से ना पढ़ा हो, ठीक तरीके से ना पढ़ा हो। लेकिन जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, बाहरी है, वो कहेगा बैड लक था, टीचर ने खराब पढ़ाया था। उसी टीचर से 4 बच्चे और निकले होंगे, वो नहीं दिखेंगे, है ना, कि फलाने ने हमारी लाइफ खराब कर दी। जबकि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको 4 बार देखना था कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं, पेपर में आता भी है नहीं आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो वो बुरी किस्मत को दोषी ठहराएंगे ऐसे लोग, क्योंकि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, बाहर की चीजों पे ध्यान है। सब कुछ तो हम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो एक्सटर्नल पे अगर हम फोकस करेंगे तो फिर तो हम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे किसी भी चीज में, हम दूसरों को ही गालियां निकालते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए एक बार। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट। प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अनुसार, यानी प्रगतिशील कक्ष में अगर हम बात करें तो किस तरह का एनवायरनमेंट होगा? 4 ऑप्शन हैं, फटाफट देखिए। मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोर करने का मौका देंगे बच्चे को, ठीक बात है। अगर हम बात करें वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, हाँ रिस्क टेकिंग में सपोर्ट करेंगे, या रिस्क टेकिंग कई बार उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सम एबिलिटी टू इन, कह सकते हैं, बट हानिकारक मीन्स फिजिकली हार्म ना करें खुद को, तब तक आप रिस्क टेकिंग सिखा सकते हैं, अगर बच्चों को फिजिकली कोई हार्म नहीं है तो।
पुटिंग या मेंटली पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सम एबिलिटी इन वन ग्रुप। ये एबिलिटी ग्रुपिंग खतरनाक होती है कि आपने एक तरह के बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया, आप मिक्स्ड ग्रुपिंग करें। वेरिड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, अलग अलग तरीके, ठीक बात है। तो ज्यादातर लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। हाँ, यही सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। इसको हटा देंगे हम कि आप एक ग्रुप में डाल दें एक जैसे बच्चों को, मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए, होमोजीनियस ग्रुप नहीं, हेट्रोजेनस बनाना चाहिए। हेट्रो में अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग चीजें सीख पाएंगे, अगर सेम एबिलिटी वाले बच्चे होंगे तो एक दूसरे से ज्यादा चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, यानी सहयोगात्मक अधिगम का तरीका। कोऑपरेट समझते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने वाला, ठीक। शेपिंग तो कंडीशनिंग का तरीका है। सीरिएशन, ये तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा देंगे, इसमें क्या वो हुआ। सोशल आइसोलेशन तो जस्ट ऑपोजिट है कि आपने अलग थलग कर दिया किसी को, हेल्प कहाँ कर रहे हैं आप, कोऑपरेट कहाँ कर रहे हैं। एक ही ऑप्शन बचता है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, यानी पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप मुझसे कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, मतलब दोनों सीख रहे हैं, दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग की भी बात करते हैं वाइगॉस्की, कि बच्चा टीचर से सीखता है और टीचर बच्चे से सीखता है, ठीक है बात। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, रेसिप्रोकेशन का मतलब ये दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मोहन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज टू हेल्प देम लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम सिखाने के लिए मोहन ने क्या किया, आयतन की समझ बनाने के लिए मोहन ने क्या किया, कुछ कंटेनर्स दे दिए, ठीक है, कुछ डब्बे दे दिए, मैं ये कह देती हूँ, ठीक। डिफरेंट कैपेसिटी के, कोई 1 लीटर का, कोई 2 लीटर का, कोई ½ लीटर का। फरा एक और टीचर हैं, उन्होंने क्या कहा, आस्क स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग वेस्ट डिस्पोजेबल अ मैकेनिकल टास्क। फरा एक और टीचर है, उन्होंने कहा कि एक काम करो, बैठो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग समझते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है भाई, आप ग्रुप में बैठ करके किसी एक प्रॉब्लम पे अलग अलग सॉल्यूशन सोच रहे हैं, सब अलग अलग बच्चे जिनके मन में जो आइडियाज आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, मतलब बच्चे एक्टिव हैं दोनों ही टास्क में, ठीक। तो बोथ ऑफ द टीचर्स आर एम्प्लॉइंग डैश इन देयर क्लासरूम। बिहेवियरिज्म नहीं, यहाँ पे तो टीचर की चलती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंट कंडीशनिंग जी नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स बच्चा एक्टिव है, और बच्चा एक्टिव है दैट मीन्स रचनावाद की बात हो रही है ना, बच्चा एक्टिव है दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। क्लियर बात है। रचनावाद, जिससे प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर बिलोंग करते हैं, वो ये मानता है कि बच्चे को आप एक्टिवली इन्वॉल्व रखिए, सक्रिय रूप से बच्चा सीख सकता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, ऐसा प्याजे भी कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। असर्शन है, यानी एक कथन है और एक कारण है। अब आपको देखना है जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वो सही है, उसका कारण सही है कि नहीं सही है, ठीक। ए है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल सेटअप। यानी सिर्फ लर्निंग पे ही नहीं, हमारा फोकस एजुकेशन देते समय इस बात पे भी हो कि बच्चे का सामाजिक और सामवेगिक विकास, यानी सोशियो इमोशनल नीड्स क्या है, वो फील कैसा कर रहा है, वो अपने अराउंड लोगों में बात करते हुए कितना कंफर्टेबल होता है, उसको ठीक महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सब बातों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं। इसलिए आजकल हम मेंटल हेल्थ की बात करने लगे हैं। फिर आता है इसका रीजन क्या है। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी कॉग्निशन, यानी आपका जो संज्ञान है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो पढ़ाई है, उसमें क्या इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो इसलिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का हमें ध्यान रखना चाहिए या फोकस होना चाहिए सोशियो इमोशनल नीड पे बच्चे की। दोनों बातें सही हैं, क्या दिक्कत है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, राइट। आर नहीं, ठीक, ए एंड आर ट्रू। पीछे मारती हूँ मैं, आप लोग हंस भी गए होंगे अब तक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन एकेडमिक वर्क, यानी जो शैक्षणिक कार्य हैं, जो एकेडमिक वर्क है, जो वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें अगर गलतियां हो रही हैं बच्चों से, तो इससे अगर आप समझते हैं इसको एज अ टीचर, अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, शैक्षिक कार्यों में गलतियों को या त्रुटियों को अगर आप समझते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, इज रेलेवेंट मियरली इन असेसिंग, मतलब थोड़े बहुत ही कभी रेलेवेंट हो सकते हैं। ये बात हमें बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि बच्चे की गलतियां विंडो के जैसी हैं, हमें एक खिड़की देती हैं उसकी सोच में, उसकी समझ में, कि वो सीखता कैसे है, वो सोचता कैसे है, उसको अगर आपने कोई बात समझाई है तो समझ कैसे आई होगी, ये आपको उसकी गलती से पता लगेगा। जो गलतियां हैं वो हमें हेल्प करती हैं बच्चे की लर्निंग को जानने में या उसको और बेहतर बनाने में, तो हम कहेंगे रेलिवेंट होती हैं, है ना, टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस, कि आपको पढ़ाना कैसे है ये भी आपको बच्चे की गलतियों से समझ में आ जाएगा, और पढ़ना कैसे है वो भी उसको समझ में आएगा जब गलतियां उसके सामने आएंगी। तो रेलिवेंट होती हैं बच्चे की गलतियां, इसका मतलब ये नहीं आप फटकार लगाएंगे, गलतियों को आप आने देंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स, यानी आलोचनात्मक चिंतन क्या
इंक्लूड करता है। मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन। मेटाकॉग्निशन होता है अवेयरनेस या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस। ठीक है बात। रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज पर प्रकाश डालना। एनालिसिस है हमारा विश्लेषण, किसी एक बारे में आप उसके सारे तथ्यों को तोड़ करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक। मेटाकॉग्निशन है कि आपकी अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप कुछ कर रहे हैं तो उससे 4 साल पहले आपने 4 चीजें और सोच ली होंगी, मतलब आप सोचने के बारे में भी सोच रहे हैं। कई लोग होते हैं ना ओवर थिंकर्स कर सकते हैं ऐसा। ठीक। तो हम कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक पॉजिटिव बात है, मेंटल स्किल है, ओवर थिंकिंग में इसको यूज ना करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा एक बार। Anita, a teacher of 4th grade, is facing a situation in her class where several students are reporting boredom in ongoing theme. भाई एक टीचर है अनीता, वो क्लास में पढ़ा रही हैं और उनको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर हो रहे हैं, है ना। क्लास चलते समय बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? पहला है इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर से सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? पनिश करना चाहिए, ये तो आप कर ही नहीं सकते। रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट ऑफ लेसन एंड मेथड ऑफ टीचिंग, बात तो सही है। अज्यूम दैट दीज स्टूडेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। देखो एक आध बच्चा होता, पहली बात तो कोई भी बच्चा ऐसा होता नहीं है जो कैपेबल ऑफ लर्निंग ही ना हो। अभी 1 मिनट में पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी क्या है? रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट ऑफ लेसन एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी टीचर को क्या चाहिए कि वो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करें कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उस चीज को कुछ और इंटरेस्टिंग वे में तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना होता है, आपको हमेशा अपनी टीचिंग लर्निंग पेडागोजी पे फोकस करना होता है कि कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो आपके मेथड में प्रॉब्लम है या आपके कॉन्टेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है बात। रवि वर्मा कह रहे हैं, हेलो मैम, स्टडीड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। मैम, यू आर ग्रेट एजुकेटर। आई क्लियर्ड माई सीटेट विद 108 and 112 in यूपीटेट विदाउट कोचिंग एंड 27 in सीडीपी फ्रॉम लेट्स लर्न क्लासेज ओनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि वर्मा। ये बात आप इतने पैसे खर्च करके कह रहे हैं, कम कर देते। मजाक कर रहे हो। थैंक यू सो मच रवि, ऑल द बेस्ट। आगे के लिए आप सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा लगता है इस तरह का फीडबैक देके। पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जिनसे मैं पता नहीं कब मिल पाऊंगी, जिनको हेल्प मिली है। अच्छा लगता है, एक ये एनर्जी जब आती है। देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। यानी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, मतलब वो अंदर से अभिप्रेरित हों, बाहर से दिखाने के लिए मोटिवेशन नहीं है कि एक्सटर्नल रीजन से सैलरी मिलेगी इसलिए तैयारी कर रहे हैं, मजा आएगा, सीखने में अच्छा लग रहा है इसलिए। तो किस स्टेटमेंट से आप ये कहेंगे कि लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है या पॉजिटिव मोटिवेशन है या इंटरनल है? द स्टूडेंट्स हु फिनिशेस फर्स्ट विल गेट 5 स्टार्स। अब 5 स्टार्स के लिए करेगा तो एक्सटर्नल कर दिया आपने मोटिवेशन, क्योंकि रीजन बाहर है। इंटरनल में रीजन बाहर नहीं होता। लेट मी सी हु फिनिशेस दिस फर्स्ट, अब आपने कॉम्पीट करा दिया बच्चों में, दैट मीन्स एक्सटर्नल है यहाँ पे भी रीजन। वर्किंग ऑन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न इन दिस एक्टिविटी। यानी इस काम पे जो मतलब जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग काम है और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो इसका रीजन बाहर नहीं है, इसका रीजन खुद में है, उस लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी सीख रहे हैं, सीखने के लिए सीख रहे हैं। ठीक। तो ये क्या हुआ? ये हमारा इंटरनल हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहन मिलेगा इस स्टेटमेंट से। आप लोग 89% दे भी रहे हैं सही उत्तर। दोज हु डू नॉट फिनिश क्विकली विल नॉट गो आउट एंड प्ले द गेम्स। ये तो एक्सटर्नल हो गया कि डर से बच्चा फिनिश करेगा, मन से थोड़ी करेगा। तो सी ऑप्शन है जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। पेस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की गति डैश है, बताइए। डिपेंडेंट सोनली ऑन पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। कल परसों की क्लास में हम करियर लैब पे भी डिस्कस कर रहे थे लर्निंग चैप्टर में, और यहाँ पे मैंने कभी ना कभी ज़रूर डिस्कस किया होगा किसी एक जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी फ्री कोर्सेज की। पेस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की गति किस पे डिपेंडेंट होगी? एक होते हैं पर्सनल फैक्टर, दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दोनों इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फैक्टर बच्चे का मोटिवेशन का लेवल, उसके संज्ञान यानी कॉग्निटिव लेवल, उसका इंटरेस्ट, उसका फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो बच्चे से संबंधित हैं वो पर्सनल। एनवायरमेंट से संबंधित जो भी एजुकेशन से, सिस्टम से, घर से, वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स। राशि क्या करें, आपकी वीडियो से पढ़कर मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए हैं, आगे क्या करूं? आपके पास सुपर टेट, केवीएस और D2+B के लिए कंबाइंड बैच है। कंबाइंड तो नहीं होगा राशि, बट बहुत कम फीस के बैच हैं, आई थिंक 1000 और समथिंग सुपर टेट का तो बैच। तो वो या तो आप 2-3 लो या एक टाइम पे एक ही लो। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बैच से ही कंप्लीट करो, जो अलग लगे उनको अलग सर्च करके या कोई और बैच से, है ना। एक टाइम पे एक ही बैच से पढ़ो, ठीक। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो कंबाइंड नहीं हो गए, किसी में भी वो सेम ही टॉपिक्स होंगे, ठीक है।
ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा ये जान करके। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आप लोग मोटिवेटेड हैं। देखो सीखने की जो गति है वो सिर्फ पर्सनल फैक्टर पे या सिर्फ एनवायरमेंटल पे नहीं होगी, डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। भाई बच्चे का दिमाग भी ठीक ठाक है, क्या उसका इंटरेस्ट भी है, वो मोटिवेटेड भी है, वो बीमार भी नहीं है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक है और एनवायरमेंट भी अच्छा मिल रहा है, एनवायरमेंट में भी ऐसा नहीं है जूते चप्पल पड़ रहे हैं उसको, है ना। तो सी ऑप्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, डिपेंडेंट होगा। एनवायरमेंट से अलग कैसे जाओगे आप? अगर घर के बराबर में डीजे बज रहा है तो आप कितना भी ध्यान लगा लीजिए, जितना ध्यान लग सकता था उससे कुछ हद तक तो डाइवर्स हो ही जाएगा या थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो ही जाएगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट और पर्सनल फैक्टर दोनों मैटर करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक हुए हैं ये आप बताएंगे कमेंट करके, और सेशन अच्छा लगा है कि नहीं ये आप बताएंगे पोल में, बता दीजिए एक बार, यस और नो का ऑप्शन दे दीजिए। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक लगे, और ये जो PDF